कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और इवन नॉर्मल पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। बीइंग पॉलिटिकल का मतलब क्या है। बीइंग पॉलिटिकल का मतलब है कन्फ्लिक्ट्स को उजागर करना और फिर उनके सॉल्यूशन के लिए प्रयास करना, और वो सॉल्यूशन आने के बाद सोसाइटी उस कन्फ्लिक्ट से ओवरकम करती है और अगले कन्फ्लिक्ट और अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ती है। तो पॉलिटिकल का अर्थ है समाज में जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर की हों, सोशल सेक्टर की हों या किसी भी अन्य विषय की हों, उन पर क्या होना चाहिए के प्रश्न को डिलिब्रेट करना और उसका सलूशन देना। तो पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशन का अर्थ होता है एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर से जो कि तय किया गया है, उसके हिसाब से लोगों के व्यवहार को चैनलाइज करना, मोबिलाइज करना, और उसमें जो पुराने लोग हैं वो उसको बेटर चलाएं, फिर नए आए उनको सोशलाइज करें, और फिर उस तरह से वो इंस्टीट्यूशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो आमतौर पर हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन्हें कह सकते हैं। परंतु अगर और इसको विस्तृत करें तो रूल ऑफ लॉ जो है उसमें जुडिशरी को आप डाल सकते हैं, और सोसाइटी के नॉर्म्स को उसमें रख सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था होती है जो कि पावर के यूज़ को रेगुलेट करता है, उसके यूजेस को पर एक अंकुश लगाता है। और दूसरी तरफ से स्टेट जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये तीन ऑर्गन हम बात करते हैं, परंतु स्टेट अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, विशेषकर जिसमें हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें इकट्ठे, वो पावर को एक्सरसाइज करता है और पावर को चैनलाइज करके किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास करता है, उसको पावर को शेप करने में और पावर को प्रोडक्टिव या डिस्ट्रक्टिव यूज़ में लगाने में स्टेट की बड़ी भूमिका होती है। स्टेट एज ए पावर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो एक फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरिंग जो इंस्टीट्यूशन है, जिसे कि आजकल हम इलेक्शंस मान लेते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू हम लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करते हैं, वो आजकल के एक मेन सिस्टम है। उसके बाद जो मीडिया का जो फ्रीडम है जिसमें क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी का, वो आता है। पर इसके अतिरिक्त फुकुयामा पॉइंट आउट करते हैं कि जो कन्फ्यूशियनिज्म जो फैला है चाइना और उसके आसपास के इलाकों में, वो जो वैल्यूज़ हैं नैतिकता पर, वो भी एक तरह से ईस्ट एशिया में उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर है ना, उसको बिना इलेक्शन के ही तय कर दिया कि जो भी रूलर है उसकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो परफॉर्मेंस करता है, जो स्टेप लेता है, वो उसके समाज की भलाई के लिए हो। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल इलेक्शंस के थ्रू ही आप रिस्पॉन्सिबल सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, फुकुयामा ये कहना चाहते हैं। बल्कि इलेक्शन से तो ये भी खतरा है कई जगह कि आप जो है फ्री का बांट करके या पॉपुलिस्टिक बातें करके शॉर्ट टर्म में लोगों को खुश करके और अपनी विजय प्राप्त करके आप लॉन्ग टर्म में कंट्री और समाज के फ्यूचर को जेपटाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसा फुकुयामा कहते हैं। ये उनकी रिसेंट अंडरस्टैंडिंग और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये सोचना कि मेयर इलेक्शन की व्यवस्था है और लोग चुन जाते हैं तो भाई अच्छा ही होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग जब वोट देते हैं तो कई फैक्टर उसमें काम करते हैं। और एक बात जो मुझे लग रही है अपने हिसाब से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एज सच ज़रूरी नहीं कि स्टेट हो, केवल स्टेट ही हो या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिफाइंड पार्लियामेंट ही हो या जो जुडिशरी आए उसमें। समाज में प्री एग्जिस्टिंग जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, वो अपने आप ही पॉलिटिकल हो जाते हैं जहाँ तक उनको ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी ग्रुपों को अपने एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के
के प्रति सर्कमस्टांसेस को फेवरेबल रखने के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक इनको अपने एग्जिस्टेंस को फेवरेबल रखने के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ये पॉलिटिकल हो जाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को और पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। आखिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? वो संस्थान जो कि आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को रेगुलेट या शेप करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर भारत में गौकशी का कानून आता है तो आरएसएस जो है वो प्रयास करेगी कि भाई इस पर रोक, गौकशी को जो कानून है वो सख्ती से लागू हो, जो इसका विरोध करते हैं उसको सख्त सज़ा हो। और इसके विपक्ष में जो लॉबीज़ हैं, जो बूचर लॉबीज़ हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे कि भाई हम इसको थोड़ा ढीला करें। तो बोलने का मतलब है कि एज सच उस किसी संस्था का पॉलिटिकल एजेंडा ना हो, पर इन समाज में रहने वाली संस्थाओं को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो वहाँ तक वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो ऐसी वैल्यूज जनरेट कर देती हैं जो कि आपकी जो फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके ऊपर दबाव पैदा, प्रेशर ग्रुप्स उस पर दबाव पैदा करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई संस्था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये उसके मूल्यों से तय होता है। और ऐसे कोई समाज में मूल्य ही नहीं जो पॉलिटिकल ना हो, क्योंकि हर एक मूल्य आपको एक आदर्श की ओर पुश करता है। और अगर मेरे आदर्श आपके आदर्श से अलग हैं तो हमारा टकराव होना ज़रूरी है, और या हमारी कई कई विषयों पर सहमति होना ज़रूरी है, और वहीं से पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का जो डिवीज़न हमारे पास है, ये भी बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अक्सर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हवा में उड़ते हैं और नीचे से इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस उनको शेप कर देते हैं, और कई बार वाइस वर्सा भी होता होगा। तो एज ए कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।